आप ना काइंडली एक रिकैप दे दीजिएगा एंड के ऊपर, क्योंकि नया आपको मैंने बना दिया, आप किसी को कोर्स बनाना चाहें तो बना सकती है। ठीक है, मैं समराइज कर दूंगा। अच्छा, ओवर जनरलाइजेशन बायस, मेकिंग अ बिग कंक्लूजन फ्रॉम अ स्मॉल एग्जांपल। कभी कभी हम इतना ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं चीजों को, इतना ओवर जनरलाइज कर देते हैं जितने वो जनरल होती भी नहीं है, कि हम बड़े बड़े कंक्लूजन निकाल लेते हैं एक या दो स्मॉल एग्जांपल्स में से। जैसे वन करप्ट ऑफिसर मीन्स द होल सिस्टम इज करप्ट। मतलब अगर आप एक सिस्टम के अंदर एक ऑफिसर देख लिया है कि वो करप्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि पूरा सिस्टम ही करप्ट है, मतलब सारे ही ऑफिसर्स और सारी हर चीज उस सिस्टम के अंदर जो निकल रही है वो गलत है। ऐसा तो नहीं है ना। और जैसे वेस्ट का निजाम जो है वो इस्लाम के ऊपर नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उसमें कोई अच्छी चीज है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, मतलब हर चीज ही उसकी गलत होगी, ऐसा तो नहीं कह सकते ना, ये तो बड़ा एक्सट्रीम सा व्यू है। तो उसका बैलेंस तरीका यही है कि वन ऑफिसर वाज करप्ट बट नॉट द एंटायर सिस्टम। फिर दूसरा है कि वन बायस आर्टिकल मींस ऑल मीडिया इज फेक। अब आपने एक न्यूज आर्टिकल देख लिया जो इतना बायस था कि आपका पूरा मीडिया के ऊपर से ट्रस्ट ही खत्म। अब आप किसी मीडिया के, किसी आउटलेट के, किसी न्यूज़पेपर को देखना ही नहीं बन करे, बस आपने जजमेंट पा दिया कि सब के सब फेक है, तो ये भी गलत है। वन आर्टिकल वाज बायस्ड, अदर्स आर फेयर। तो यू हैव टू, अनलेस यू आर क्रिटिकल थिंकर, आप इसी किसी एक्सट्रीम नतीजे पे ही पहुंचेंगे। तो वन फेल्ड रिफॉर्म प्रूव्स चेंज इज इम्पॉसिबल। एक एक कोशिश आपने की, वो फेल हो गई, मतलब अब आपने हार मान ली कि भाई यहाँ पे तो चेंज हो ही नहीं सकता, पाकिस्तान का तो कुछ हो ही नहीं सकता, राइट। जैसे काफी लोग ये मानते हैं कि भाई कुछ नहीं हो सकता, इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं है ना। वन रिफॉर्म फेल्ड बट अदर्स कैन वर्क। कितने सारे रिफॉर्म जो यहाँ पे काम होते भी हैं, सही भी होते हैं, there's something which we can do more than better than everybody else. So you have to keep a positive outlook and not an extreme outlook basically. One violent protest means that all the youth is violent. भाई अगर अभी इंडिया में ऐसा हुआ, जेनजी ने 2-4 दिन पहले नेपाल में इतना प्रोटेस्ट किया, पार्लियामेंट में आग लगा दी, उनके प्राइम मिनिस्टर को हटा के दूसरा प्राइम मिनिस्टर नाफिज कर दिया। तो उसका मतलब ये तो नहीं कि दुनिया के सारा यूथ जो एक्सट्रीम वायलेंट है। तो वन प्रोटेस्ट वाज वायलेंट बट नॉट ऑल यूथ। तो ये बैलेंस तरीका है। वन बैड डॉक्टर मीन्स ऑल डॉक्टर्स आर केयरलेस। ऐसे होता है ना कि भाई डॉक्टर से कुछ नहीं पता है, इनको कुछ नहीं आता, सारे डॉक्टर करप्ट हैं, बिल्कुल ही बकवास है, ऐसे कुछ लोगों के होते हैं ओपिनियंस। तो वन बैड डॉक्टर डजंट रिप्रेजेंट ऑल डॉक्टर, यू हैव टू बी केयरफुल। फिर इमोशनल बायस। बायस से कैसे डिफरेंट डिफरेंट है? ओवर कौन सी बायस है? ओवर जनरलाइजेशन वाली बाइस जो है, इसमें और स्टीरियोटाइपिंग वाली बाइस में डिफरेंस क्या है? कुछ सेम लग रहे हैं ना दोनों? नहीं, स्टीरियोटाइपिंग में तो आप जैसे यहाँ पे तो आप पूरे सिस्टम को बोल रहे हैं ना। स्टीरियोटाइपिंग बायस में जैसे अगर आप बोले कि आप 4 लाहौरी से मिले, तब कह रहे कि सारे लाहौरी जैसे बहुत खाना खाते हैं, ऐसा आपने कुछ बोल दिया, तो ये तो स्टीरियोटाइपिंग हो गई कि सारे लाहौरी के ऊपर आपने एक टैग लगा दिया। लेकिन अगर आप ऐसे बोलें कि आप पूरे पाकिस्तानी ही बहुत खाते हैं, या हर मतलब जैसे ओवर जनरलाइज कर दो बहुत ही ज्यादा, जो किसी के ऊपर खुद है भी नहीं। जैसे यहाँ पे ऑफिसर अगर करप्ट है तो पूरा सिस्टम करप्ट नहीं हुआ ना, या अगर एक आर्टिकल खराब हो गया तो पूरा मीडिया करप्ट नहीं हुआ ना, मतलब इतना ज्यादा आप पूरे उस सिस्टम को ही एकदम क्रैश कर दो, ये बात है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ओवर जनरलाइज करना, ज्यादा कर देना। अगर हम ये कहें कि जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस डिपार्टमेंट सारा ही खराब है, तो ये हमारे पास हाँ, ओवर जनरलाइजेशन में आएगी या ओवर स्टीरियोटाइप में आएगी? जनरलाइजेशन। स्टीरियोटाइपिंग होगा कि ओके। सारे पुलिस ऑफिसर्स करप्ट हैं, ये अगर आपने बोला तो ये स्टीरियोटाइप है। लेकिन आप बोलेंगे पूरा का पूरा हमारा पुलिस का निजाम, पूरा सिस्टम ऊपर से लेके नीचे तक सारे के सारे करप्ट हैं, ये सिस्टम बना ही करप्शन पे, पूरा मतलब ज्यादा कर दिया, दैट इज ओवर जनरलाइजेशन। हम्म। ओके। ओके। एक इमोशनल बात बायस। जी जी। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट बायस हमने किया था, तो एक ये भी तो बायस होता है ना कि अगर कोई चीज ब्लैक एंड व्हाइट हो और आप उसमें मिडिल ग्राउंड तलाश करें, तो मतलब वो भी वहाँ शायद मेंशन होना चाहिए। यानी एक तो ये है कि जहाँ मिडिल ग्राउंड पॉसिबल हो वहाँ आप ब्लैक एंड व्हाइट चीजों को कर दें, ये एक बायस है। तो एक बायस उसी के वाइस वर्सा भी तो है ना। कुछ देखिए, हर चीज में कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर होती है। इसके बाद हमें क्रिटिकल थिंकिंग में सर ने बताया था, एक हदीस भी थी कि हर बात की कुछ ना कुछ सच्चाई होती है। तो भले ही उसमें 1% सच बात हो, वो मतलब रिजल्ट उसका 100% हो सकता है खराब हो, तो आप उस रिजल्ट को तो खराब बोलेंगे ही, लेकिन उसमें बिल्कुल भी कुछ खैर नहीं थी, ये तो मुश्किल है। जैसे अगर आप किसी भी करप्ट
लीडर की कोई किताब पढ़ लेना, उसमें आपको एक दो जुमले ऐसे मिल जाएंगे जो कुरान के साथ बिल्कुल अलाइन करते होंगे, एक दो जुमले इधर उधर, एक थोड़ी सी थ्योरी, आधी थ्योरी। तो सम परसेंटेज ऑफ ट्रूथ इज ऑलवेज देयर इन एवरीथिंग, बट तो उसको रिकग्नाइज करने के लिए ऑफ कोर्स यू नीड दैट काइंड ऑफ एक्सपर्टीज। बट किसी भी चीज को बिल्कुल ब्लैंकेट गलत बोल देना कि स्टार्टिंग से एंड तक हर तो चीज ये उसमें काली है, ये प्रॉब्लम है। यानी यू मीन टू से कि ब्लैक एंड वाइट चीजें नहीं हो सकती, कोई भी चीज। वाइट जरूर हो सकती है, बट हम इंसान हैं, हमें कुछ ना कुछ गलती जरूर होगी, हमें से कोई इंसान इस्लाम जो है है वो, वो फरिश्ता नहीं हो सकता, और जैसे कोई भी इस्लाम इंसान है पूरी वो, तरह शैतान भी नहीं हो सकता। जी, अच्छा जैसे इस्लाम है और कुफ्र एक्सट्रीम है। थॉट्स रखना। हाँ हाँ, ओके मतलब किसी भी चीज की अगर आप उसकी पॉजिटिव देख रहे हो तो आपको बिल्कुल नेगेटिव दिख ही नहीं रहा, कि किसी चीज की अगर आपको नेगेटिव दिख रहा है तो आप बिल्कुल ही अज्यूम कर लें कि उसमें कुछ पॉजिटिव है ही नहीं, ये कहते, ये होती है एक्सट्रीम थिंकिंग, ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग। तो इसको अवॉइड ठीक करना चाहिए। कि आप ठीक, सो मतलब there is जस्टिफाई करें ना nothing, कि आपके एनिमी में भी, अबू जहल में भी कुछ ना कुछ तो अच्छी बात थी ना, तो आप उसको तो एक्नॉलेज करेंगे। ठीक हो गया, सही। अच्छा यानी there जी, is nothing as middle ground bias, there is नहीं वो only बायस नहीं होगा ना, वो तो nothing else। सही होगा। वो बायस क्यों होगा वो? ओके बायस तो चलिए स्क्यूनेस को ठीक, कहते हैं ना, मिडिल ग्राउंड को, बैलेंस को तो बायस कहते ही नहीं है, बैलेंस तो सही है, वो तो जस्टिफाइड है। सही। चलें ठीक है, इंशाल्लाह आप कंटिन्यू। जी जी। अच्छा, इमोशनल बायस, द यूजिंग फीलिंग्स इंस्टेड ऑफ फैक्ट्स, ये तो हम कर ही रहे स्टार्टिंग से, कि दिस अग्रीमेंट इज द ग्रेटेस्ट मिरेकल इन हिस्ट्री। हमारे आर्टिकल्स में जरूर देखिएगा कि हमने इतनी ज्यादा इमोशनल लैंग्वेज यूज की हुई होती है कि उसके पीछे के फैक्ट्स नहीं होते। मतलब द अग्रीमेंट कैन नॉट बी द ग्रेटेस्ट मिरेकल इन हिस्ट्री, राइट? द अग्रीमेंट इज इंपॉर्टेंट बट इट नीड्स गुड प्लानिंग। ये जो भी है, मतलब जितना है उतना रखे ना, उसको एग्जैजरेट करके कोई इमोशनल स्टेटमेंट ना दे दे हम लोग। आ लीडर इज परफेक्ट एंड नेवर रॉन्ग, कोई इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, तो आपने अपने लीडर को परफेक्ट कैसे कह दिया? सिर्फ रसूलुल्लाह परफेक्ट थे, राइट? और कोई भी इंसान ऐसे नहीं होता जो कभी गलत नहीं होता, तो आप ऐसी स्टेटमेंट नहीं निकाल सकते किसी के लिए। द लीडर हैज अचीवमेंट्स बट ही कैन मेक मिस्टेक्स। तो ये परफेक्ट बोल देना है, नेवर रॉन्ग बोल देना, ये बेसिकली आपके इमोशंस का इजहार है, ये फैक्ट है ही नहीं है। ये हर किसी को पता है कि परफेक्ट कुछ नहीं होता है, फिर भी हम ऐसे कभी कभी इतना बोलते हैं। वो बेसिकली एक इमोशनल एक्सप्रेशन होता है। दिस सिटी इज पैराडाइज ऑन अर्थ। अब आप जाहिर है, अगर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, आपको किसी चीज में बोलना है, तब आप ऐसे जुमले जरूर यूज करते हैं। हालांकि वो जाहिर है बायस जुमले होते हैं, वो फ्रेमिंग करते हैं ना सामने वाले को, इतना ज्यादा रोप इन कर लो इस इमोशन के अंदर। सिटी हैज ब्यूटी बट ऑल्सो प्रॉब्लम्स। माइक्स देख लें आप लोग, किसका माइक है? अरे आप देखें, आप पोस्ट है। ओके, आर क्रिकेट टीम इज अनबीटेबल। अनबीटेबल तो कोई भी नहीं होता। दिस टीम इज स्ट्रॉन्ग बट कैन ऑल्सो लूज। दिस प्रोजेक्ट इज 100% सक्सेस ऑलरेडी। ये सारे के सारे अगर आप देखें इसको, और ऐसे बहुत सारे हमारे जुमले होते हैं जो बेसिकली हम कोई इमोशन कन्वे करना चाह रहे होते हैं इन अल्फाजों को यूज करके। हमें भी पता है कि फैक्चुअल स्टेटमेंट्स नहीं है, लेकिन अगर हम अपने इमोशनल स्टेटमेंट्स को सामने वाला फैक्ट समझ ले, तो गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है। वी शुड बी केयरफुल हाउ वी राइट थिंग्स। द प्रोजेक्ट शोज प्रॉमिस बट रिजल्ट्स मस्ट बी मेजर्ड। ठीक है, तो ये खैर मैंने इसलिए यहाँ पे बायस डाली है बिकॉज अपने अपने आर्टिकल्स आप लोग जाके देखिएगा कितनी आपने इसमें इमोशनल स्टेटमेंट्स डाली हैं जो फैक्ट से बैक्ड नहीं है। तो उनको अवॉइड करेंगे तो क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी आर्टिकल की। कॉजेशन बायस, फॉल्स कॉज, ये फैलेसी भी होती है, इसी इसी बायस से निकलती है फैलेसी। यहाँ पे बेसिकली हम दो चीजों को आपस में जोड़ रहे होते हैं। वी से दैट वन थिंग हैज कॉज अनदर, हालांकि वो सही बात नहीं होती। जो एक चीज आप देख रहे होते हैं उसके पीछे जो उसका कॉज होता है वो आपने गलत आइडेंटिफाई किया होता है किसी बायस की वजह से। मतलब कोई इमोशन या किसी अजम्पशन के पीछे जिसके ऊपर आपने तहकीकात नहीं की होती। जैसे आर इकोनॉमी कोलैप्स बिकॉज पीपल वॉच ड्रामास। लोग जो है टीवी पे सास बहू के सीरियल देख रहे होते हैं, इसलिए हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। ये तो उसका रीजन नहीं है ना इकोनॉमिक कोलैप्स। तो इकोनॉमी कोलैप्स ड्यू टू मेनी फैक्टर्स, नॉट जस्ट ड्रामा। हो सकता है कि ड्रामा एक हो कि भाई इतना ज्यादा एंटरटेनमेंट हम घुस गए कि हमने असल काम छोड़ दिया, लेकिन ये मेन रीजन और सिर्फ ओनली रीजन तो नहीं हो सकता। जैसे फ्लड्स कम बिकॉज ऑफ वन बैड लॉ। फ्लड्स कम फ्रॉम नेचुरल एंड प्लानिंग इश्यूज। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह का कहर है कि इतना फ्लड आ गया हमारे उसमें, तो सिर्फ अल्लाह का कहर तो नहीं है ना, कुछ तो हमारी प्लानिंग भी खराब थी।
कुछ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी खराब था, कुछ हमारी प्रेपरेशन भी खराब थी। और सिर्फ अल्लाह पे तो नहीं डालेंगे, फॉल्स पास हुआ वो। द टीम लॉस्ट बिकॉज पीपल डिडंट फास्ट प्रॉपरली। मतलब आपने ठीक से रोजे नहीं रखे टीम वालों ने, इसलिए वो बेचारे हार गए। रमजान के महीने में मैच हुआ था। द टीम लॉस ड्यू टू वीक परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस के पीछे हजारों वजूहत हो सकती हैं, तो आप एक वजूहत को ढूंढ के उसको पूरे के ऊपर अम्ब्रेला कवर क्यों देने की कोशिश कर रहे हैं? हो सकता है कि भाई वीकनेस हो उनके अंदर, क्योंकि उन्होंने, अच्छा नहीं, लेकिन यहाँ पे तो लिखा है कि उन्होंने फास्ट नहीं किया इसलिए। बहरहाल एजुकेशन इज पुअर ओनली बिकॉज ऑफ टीचर्स। एजुकेशन खराब होने के पीछे सिर्फ टीचर्स का हाथ नहीं है ना। एस्टेब्लिशमेंट सिस्टम, किताबें आउटडेटेड है, हजारों चीजें हैं। तो एक किसी को उठा के उसको ब्लेम कर देना तो गलत होगा ना, फॉल्स हुआ वो। Education is weak due to many causes, not just teachers. This reform failed because of one minister. Reform failed due to several management problems. काफी एक इंसान की वजह से के ऊपर पूरा ब्लेम डाल देना, या गलत चीज के ऊपर ब्लेम डाल देना, या किसी सुपरस्टिशियस चीज के ऊपर ब्लेम डाल देना, ये सारी चीजें फॉल्स कॉज के ऊपर होती है। तो जब हम आर्टिकल लिखते हैं तो हमें देखना है कि जो चीज हम लिख रहे हैं उसके पीछे जो हम कॉज उसका बता रहे हैं उसके ऊपर हमने कितनी रिसर्च की है। कोई कॉज सिर्फ एक स्मॉल चीज को लिख के हम, अगर 15 कॉजेज है तो एक को हाईलाइट करके बाकी 15 छोड़ दे, ये भी गलत है। या वो उन 15 के अलावा किसी और कॉज को लिख दे, ये भी गलत है। ये हमें देखना होता है। इजी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। सिलेक्शन बायस, चूजिंग ओनली सर्टेन डेटा, लीविंग आउट द रेस्ट। आर सिटी इज क्लीन, जस्ट लुक एट वन पार्क। हमारे एक पार्क को देख लीजिए कितना साफ शफाफ दिख रहा है, तो मतलब हमारी पूरी सिटी बहुत ज्यादा क्लीन है। वन पार्क इज क्लीन बट अदर एरियाज आर डर्टी। अब जैसे एक्सपोर्ट्स ग्रो, भाई हमारे पिछले साल के फिजिकल ईयर में हमारे एक्सपोर्ट बहुत बढ़े हैं, मतलब ये हमारे पास प्रूफ है कि हमारी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है। अब इस सेंटेंस में उन्होंने क्या बहुत ही कन्वीनियंटली मिस आउट कर दिया कि आपने ये तो देखा नहीं कि कितने ज्यादा आपके इंपोर्ट्स हो रहे हैं। मतलब जितना आपका इंपोर्ट होता है उतना आपका डॉलर बाहर जाता है, क्योंकि आपको पैसे देने पड़ते हैं ना इंपोर्ट करने के लिए, और जितना आप एक्सपोर्ट करते हैं उतना डॉलर आपके जो मुल्क के अंदर आता है। तो जस्ट बिकॉज आपके एक्सपोर्ट्स बढ़े, जिसका मतलब ये है कि डॉलर आपकी इकोनॉमी में आया, उससे ये मतलब नहीं होता ना कि आपका एंड में बैलेंस शीट में पॉजिटिव हो गई। आप ये भी तो देखेंगे कि कितना आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट इतना ज्यादा इंक्रीज कर दिया कि नेट रिजल्ट एक्चुअली पिछले से और भी ज्यादा कम था। लेकिन जो गवर्नमेंट होती है वो ऐसे सिलेक्टेड चीजें जरूर बताती है कि भाई हमारी ये हमारी परफॉर्मेंस थी, हमारे डिलीवर्स थे, ताकि जब उनको वोट लेने होते हैं तो वो सिर्फ पार्शियल कुछ चीजों को हाईलाइट करती है, तो उसी चीजों को बहुत कन्वीनियंटली इग्नोर कर देते हैं। सो exports grew but imports and debt also rose. बैलेंस भी देना चाहिए ना अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट में, बट हम नहीं देते वो। ये हमें खुद देखना पड़ता है कि क्या यहाँ पे डेटा मिसिंग है जो हमें रिपोर्ट या आर्टिकल मिल रहा है, और हम खुद ऐसी गलती ना करें। द क्लास टॉपर शोज टीचिंग इज एक्सीलेंट। अगर आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं उनमें से, समझ नहीं आई? अच्छा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला नहीं समझ आया आपको? जी मैम। आपके पास जैसे स्टार्टिंग में 10 एप्पल्स थे। अगर आपने किसी को 2 एप्पल्स दे दिए तो आप कह सकते हो कि भाई मैंने देखिए कितना बड़ा चैरिटी का काम किया, मेरी वाहवाही करो। बट अगर उस 10 एप्पल देने के बाद आपने किसी दूसरे बच्चे से 6 एप्पल्स छीन भी लिए, वापस ले लिए अपने पास, तो क्या आप बाकी चैरिटेबल इंसान थे? नहीं, आपके पास तो 10 एप्पल्स थे, एंड में आपके पास 14 एप्पल्स बचे, तो आप तो ग्रीडी इंसान निकले। लेकिन आपने सिर्फ आधा हिस्सा बताया कि भाई देखो मैंने कितनी चैरिटी की, और बाकी कन्वीनियंटली मिस आउट कर दिया। तो ये बड़े सिलेक्टिव चीज आपने बताई, तो ये सिलेक्शन बायस है। ये समझ आया आपको एग्जाम्पल? जी जी। बस एग्जैक्टली वैसे ही होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में कि बैलेंस, डॉलर आपका बाहर गया, डॉलर अंदर आया। जितना अंदर आया हो तो आपने बता दिया, जितना बाहर गया वो आपने नहीं बताया। तो आप बस ये दिखाना चाहते देखो हम कितने डॉलर्स लेके आए। तो ये सिलेक्शन बायस है, आधी न्यूज दी आपने। क्योंकि जब आपके एक्सपोर्ट बढ़े तो आपके इम्पोर्ट्स और आपकी डेट भी बढ़ी, तो बेसिकली आपकी इकोनॉमी और ज्यादा टैंक हुई। बट आप नहीं बताना चाह रहे हो आधी बात, कहते हैं आधा आधा सच बताना, ये वो होती है सिलेक्शन बायस। और अगर एक क्लास में से 100 बच्चे हैं, 4 बच्चों ने टॉप कर दिया, 95% प्लस उनके मार्क्स आ गए, तो ये प्रूफ नहीं होता ना कि टीचर एक्सीलेंट है। आप ये भी तो देखो कि 50 बच्चे फेल हुए, तो दैट ऑल्सो, वो भी तो ब्लेम टीचर पे ही जाएगा ना। आधी चीज की बता रहा हूँ, द टॉपर डिड वेल बट मेनी स्टूडेंट्स नीड सपोर्ट। ये हो गया एक बैलेंस स्टेटमेंट। वन सक्सेसफुल प्रोजेक्ट
proves government efficiency. One project succeeded but many others failed. So it doesn't prove anything. मतलब कोई चीज प्रूव करने के लिए आपको कंक्लूसिव प्रूफ चाहिए होता है ना, दोनों तरफ का बैलेंस आर्ग्यूमेंट देंगे आप, काउंटर्स भी देंगे और प्रोज भी देंगे, प्रोज एंड कॉन्स दोनों को वे करके आप फाइनल डिसीजन लेते हैं ना किसी चीज में। सिर्फ प्रोज को देख के अगर आपने डिसीजन ले लिया तो ये आपने सिलेक्शन बायस की, वहां पे सिलेक्टिवली आपने उसको एनालाइज किया। Our province is best because one hospital is modern. One modern hospital is good, but healthcare overall needs work. एक चीज अच्छी हो गई, आप उसी के ऊपर प्रूफ ले दिया, आपने कंक्लूजन दे दिया, तो ये गलत चीज है। मतलब सिलेक्टिव चीजों को यूज करके आप अपना कंक्लूजन ले लें, भले पूरा ओवरऑल बैलेंस व्यू ना लें, इन्वेस्टिगेट ना करें, एनालाइज ना करें, तो ये सिलेक्शन बायस होती है। अभी भी किसी को कंफ्यूजन? आगे बढ़े। हाँ जी, ठीक है। क्लियर हो गया। जेंडर बायस, ये बेसिकली किसी एक जेंडर को अनफेयरली अपने फेवर करना है। सारे मर्द इस तरह होते हैं, सारी औरतें इस तरह होती है, मर्द औरतों से इस चीज में बेहतर होते हैं, सारी चीजें करना। women are too emotional for politics. Men should always earn, women should always stay at home. Women journalists are less serious. Only men can manage businesses. A man's success shows talent, a woman's success shows luck. अगर लड़की किसी चीज में बड़ी सक्सेसफुल हो गई तो लक उसके साथ था। अगर मर्द ने वही चीज सक्सेस किया, उसको प्रमोशन मिल गया, तो भाई उसने बड़ा हार्ड वर्क किया होगा। इस टाइप की जिंदगी। तो खैर हम सब सारे रोज ही सुनते हैं कुछ ना कुछ, इसमें तो हम एग्जाम्पल खुद ही दे सकते हैं। किसी के पास है आ रहे एग्जाम्पल जहन में तो बताएं। नहीं, ये इसके अंदर आएगा जब हम कहते हैं कि जी औरत औरत की कमाई में बरकत नहीं होती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, डाल सकते हैं आप। अब इसको बैलेंस तरीके से कैसे लिखें, जैसे एग्जाम्पल हमारी राइटिंग स्किल्स की में भी आया था। एक खातून ने भेजा था कि भाई ये क्या है, मुझे समझ नहीं आया, आपने न्यूट्रली ऐसे कैसे लिखा। तो women are too emotional for politics को कैसे लिखना चाहिए कि पॉलिटिक्स नीड्स स्किल, बोथ मेन एंड वुमेन कैन सर्व। भाई जो स्किल सेट चाहिए है पॉलिटिक्स के लिए, वो जो भी लेके आएगा ऑन द टेबल वो एलिजिबल होगा। या men should always earn, women should always stay at home, इसको क्या लिखना चाहिए, both men and women can work और manage home। मतलब कैपेबिलिटी तो दोनों के अंदर है ना, और दोनों को काम भी करना चाहिए मिलजुल के। या जर्नलिज्म डिपेंड्स ऑन ट्रेनिंग नॉट जेंडर। भाई जर्नलिज्म में कौन सीरियसली कर सकता है, कौन उसको सीरियसली नहीं लेता, ये तो आपकी ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, आपके पर्पस, आपके इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। इससे जेंडर्स का क्या ताल्लुक है। ओनली मैन कैन मैनेज बिजनेसेस, बोथ मेन एंड वुमेन कैन मैनेज बिजनेसेस। खतीजा अल इस्लाम नहीं थी बिजनेसमैन, दिस इज वुमन, सॉरी। A man's success shows talent, a woman's success shows luck। इसमें आप कह सकते हैं सक्सेस डिपेंड्स ऑन एफर्ट फॉर बोथ जेंडर्स। ठीक है, ये तो इजी है ना, सबको समझ आ गया जेंडर बायस। ये नहीं करना चाहिए हमें, इसको कैसे हमें अवॉइड कर सकते हैं अपनी राइटिंग में, इसके ऊपर जरूर देखें कि न्यूट्रल कैसे लिखा जाए इस चीज को। उसकी भी ट्रेनिंग है आपकी, सिर्फ बायस समझने की नहीं है। ओके, ग्रुप बायस। इसमें ये होता है कि हमें लगता है कि जिस ग्रुप से हम आइडेंटिफाई करते हैं वो हमेशा बेहतर है, और जो हमारे ग्रुप के अलावा बाकी सारे जो है बदतरीन हैं, बेहतर नहीं है, कमतर हैं। इस तरीके से हम उनको देखते हैं। हमारा खानदान सबसे अच्छा, हमारी कास्ट सबसे अच्छी, हमारा फिरका सबसे अच्छा, हमारा रिलीजन सबसे अच्छा। खैर रिलीजन तो है, ये बाइस होनी भी चाहिए, लेकिन जितनी हमें होती है उतनी बाकी रिलीजन के लोगों को भी होती है। तो यू हैव टू प्रूव इट। पॉइंट बिंग कि अगर आप किसी चीज को मानते हैं कॉन्शियसली, तो अगर आप उसको प्रूव नहीं कर सकते जब तक, तब तक के सामने वाला आपको बायस ही, उसको आपके ओपिनियन को बायस ही समझेगा। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं। आप आमना, प्रोविंस पीपल आर हार्ड। जी। एक क्वेश्चन आया है वो जो जेंडर बाइस के ऊपर। वो क्वेश्चन ये हम्म। है, शुडंट दिस बी अ सबसेट ऑफ स्टीरियोटाइप बाइस? हाँ हो सकता है, कह सकते हैं, बिल्कुल है, स्टीरियोटाइप कर सकते हैं, उसी का सबसेट है। तो मैंने अलग से इसलिए लिख दिया सो दैट यू कैन लर्न हाउ टू राइट न्यूट्रल सेंटेंसेस व्हेन इट कम्स टू जेंडर, क्योंकि इस पे काफी प्रॉब्लम्स होती है लोगों को। ओके, ग्रुप बायस। इसके बायस कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। हमारे प्रोविंस के लोग बड़े हार्ड वर्किंग हैं और बाकी सारे प्रोविंस के लोग बड़े लेजी हैं। अच्छा, आर सेक्ट फॉलोज इस्लाम करेक्टली, अदर्स आर रॉन्ग। बस हमारा फिरका सबसे अच्छा, सबसे सही, बाकी सब गलत।
सुन्नी और जो वो क्या कहते हैं हनफी हैं वही सबसे ठीक है, बाकी सारे अकीदों में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या सुन्नी ऐसे है बाकी सब गलत, या हमारे इमाम बिल्कुल ठीक, हमारे इमाम बिल्कुल सही, बाकी सब गलत। तो अगर आपको जज करना ही है तो उनको एक एक चीज को अलग अलग करके जज करेंगे ना, लेबल को क्यों जज करें आप ओवरऑल। सो या our school is disciplined, others are careless. Our party is clean, others are corrupt. Our ethnic group has best traditions, others don't. So rewrite ऐसे कर सकते हैं कि our province works hard, but others also contribute. Sects interpret differently, each has followers. Our school is disciplined, but others also have discipline. Every party has honest and corrupt members. भाई हर पार्टी में हर किस्म के लोग होते हैं, हर फिरके में हर किस्म की अलग अलग चीजें होती हैं, आपको एक एक को अलग अलग करके देखना होता है कि आपके अकीदे में कितनी चीजें सही हैं कितनी गलत हैं, अलग अलग देखेंगे ना आप, उसको कंपेयर करेंगे सबसे और फिर देखेंगे कौन सी सही है कौन सी गलत है। एवरी एथनिक ग्रुप हैज वैल्यूबल ट्रेडिशंस। हर किसी में कुछ सही है कुछ गलत है, लाइक वी डिस्कस कि ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता कुछ भी। अगर हम मानना शुरू कर दें यहाँ पे सिर्फ अपनी ग्रुप अपनी आइडेंटिटी को व्हाइट समझ रहे हैं, बाकी सबको ब्लैक समझ रहे हैं, कमतर समझ रहे हैं, ग्रे समझ रहे हैं, तो ये भी गलत है। अपने में भी तो ग्रे एरियाज देखे ना, और बाकी में भी व्हाइट देखना शुरू करें, तब आप एम्पथाइज कर पाएंगे, आप हम्बल होंगे, वरना जबरदस्ती की टीबर में हम बैठे होते हैं। ये इजी है, किसी को किसमें कुछ डाउट? ओके जी बात है। अज्यूम कर लेते हैं। यस ओके क्लियर है। ओके बैंड वैगन इफेक्ट, ये भी बहुत ज्यादा कॉमन है पाकिस्तान में, और ये राइटिंग्स में कैसे दिखता है इसको भी देखते हैं। बैंड वैगन इफेक्ट ये होता है कि एक चलती गाड़ी, क्योंकि गाड़ी चल रही है उसमें 10 लोग बैठे हुए हैं तो हम भी उसी के ऊपर चढ़ जाए, मतलब बिलीविंग समथिंग इज ट्रू और गुड जस्ट बिकॉज मेनी पीपल से सो। बहुत लोग अगर एक बात कर रहे हैं तो वो बात सही होगी, ये अगर हम मान लें तो ये हम गलत मानते हैं कि जस्ट बिकॉज बहुत सारे लोग किसी चीज को मान रहे हैं डजंट मीन वो सही है। भाई वो लोग जो मान रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है वो आप असेस करेंगे ना, और चीज को उसके मेरिट पे असेस करेंगे। और ज्यादातर लोग ज्यादातर बातों में गलत ही होते हैं, ये भी फैक्ट है, लेकिन हम मान लेते हैं कि भाई इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो सही होगा, जो कि एक बायस स्टेटमेंट है। Everyone supports this party, so it is right. This phone is best because everyone is buying it. This film is great because it is a hit. Hit मतलब बहुत लोगों ने उसको अच्छी रैंकिंग दी है। All my friends cheat, so it is normal. अब यहाँ पे भी देखिए कैसे आपकी मोरालिटी को टारगेट किया जाता है इस बैंड वैगन इफेक्ट के थ्रू, और गलत चीजों को नॉर्मलाइज कर दिया जाता है कि अगर सारी औरतों ने दुपट्टे उतारना शुरू कर दिए तो मतलब दुपट्टे उतारना सही काम है, या इस तरीके की चीजें। किसी भी चीज को आप नॉर्मलाइज जब कर देते हैं ना, एक्सेप्ट कर देते हैं, तो इस बायस के अंदर आके लोग उसको अडॉप्ट कर लेते हैं ये सोच के कि भाई ये बात सही होगी क्योंकि इतने सारे लोग कर रहे हैं। ये असर होता है, इस लेवल की हम बायस में चले जाते हैं कि अगर मैं देखूं कि मेरे सारे कजिन्स मेरे सारे फ्रेंड्स जो हैं वो चीटिंग कर रहे हैं, कोई भी 2 नंबरी काम कर रहे हैं, तो हम मुझे लगता है कि ये नॉर्मल है तो मैं भी करूंगी, मतलब ये सही है क्योंकि सब कर रहे हैं। ये इतनी बड़ी बायस है। सोशल मीडिया प्रेजेस दिस प्लान सो इट मस्ट वर्क। मतलब अगर कोई प्रोडक्ट के ऊपर 1000 लोगों का रिव्यू है, आपको पता है आजकल सोशल मीडिया कितने लोग रिव्यूज बाय करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स बाय करते हैं, फॉलोअर्स बाय करते हैं, जस्ट टू क्रिएट दिस इल्यूजन कि भाई देखो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर कितनी रेटिंग्स हैं, तो हमारे पर मेरे इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं। जब हम देखते हैं अच्छा इतने लोग फॉलो कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बात होगी इस इन्फ्लुएंसर में, भले ही वी डोंट गो थ्रू द होल होल वेबसाइट, हम फॉलो करने शुरू कर देते हैं। तो इससे बहुत बच के रहना चाहिए। एक जैसे कुछ एग्जांपल लोग दूं मैं, जी जी आजकल के ड्रामास के अंदर ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ज्यादा दिखाए जा रहे हैं, ये शो कराने के लिए कि डेटिंग इट्स कल्चर कितना नॉर्मल। आम किया जा रहा है। हाँ, और इसी तरह मतलब ये जितनी भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, ये जो भी प्रमोट कर रही होती है वो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए करती है। और एक ही बिल्कुल मैसेज को इस डिफरेंट एंगल से कम्युनिकेट किया जा रहा होता है, और डिफरेंट लोगों की शक्लों को दिखा दिखा के किया जा रहा होता है, ताकि लोग बैंड वैगन में चले जाएं और उसके नॉर्मलाइज हो जाए ना, बात एक्सेप्ट हो जाएगी, फिर पहले नॉर्मलाइज करते हैं फिर उसको एक्सेप्ट करते हैं फिर उसको सही मान लेते हैं, स्टेजेस होती है। जैसे इंडिया में
पिछले काफी सालों से LGBTQ बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो जितने भी सीरियल, जितने भी टीवी शोज, जितने भी मूवीज आपको मिलेंगे, आपको एक दो तीन कैरेक्टर या उनकी लव स्टोरी या कुछ इस टाइप की, गेज, लेस्बियन या कुछ भी इस कम्युनिटी के ऊपर मिलेंगे ही मिलेंगे। सेलिब्रिटीज मिलना शुरू हो गए, सेलिब्रिटीज अपने बच्चों को ऐसा करना शुरू कर दिया। दिस इज प्रमोटेड सो मच कि जितनी LGBTQ इंडिया में नहीं थी, अब इतनी ज्यादा कॉमन होती जा रही है कि आपको आसपास सड़कों पे पता नहीं क्या क्या दिखना शुरू हो गया है, विच वॉज नॉट देयर। ये पिछले कुछ सालों की कंडीशनिंग है कि ये चीज नॉर्मलाइज हो गई, वरना 10 साल पहले हमारे अम्मा अब्बा को गेस क्या होता है, लेस्बियन, ये वर्ड तक नहीं पता था, और ये इतना बड़ा टैबू था कि ये अनथिंकेबल और अनइमेजिनेबल चीज थी। और अब ये नॉर्मलाइज और सही और हक बात के अंदर ये चीज आ गई है, बैंड वैगन के थ्रू। तो यस, अब तो इसको ऑफकोर्स हमें न्यूट्रल तरीके से लिखना चाहिए। हम इंश्योर करना चाहिए कि बैंड वैगन में आके हम कोई चीज स्टेटमेंट अपने आर्टिकल्स में ना लिख दें या कोई चीज कह ना दें, इसलिए कि सारे लोग कह रहे हैं। जैसे दिस पार्टी इज पॉपुलर, आप देख रहे हैं कि भाई बहुत सारे लोग इस पार्टी के सपोर्ट में हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो राइट है, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि भाई ठीक है वो पॉपुलर जरूर है, बट इट मस्ट बी जज्ड ऑन इट्स मेरिट। पॉपुलर का मतलब राइट नहीं होता। पॉपुलर का मतलब पॉपुलर होता है कि भाई उसमें कोई चार्म है, कोई करिश्मा है, या कोई आपने इमोशंस ट्रिगर करा दिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है या हक पे है। या दिस फोन सेल्स वेल, बट द क्वालिटी शुड बी चेक। भाई जस्ट बिकॉज वो बहुत पॉपुलर है, हम भी तो बैंड वैगन में आके खरीदते हैं ना आईफोन। हमें कितने पता, कितने लोगों को तो आधे से ज्यादा 90% फीचर्स ना पता होते हैं, ना यूज करते हैं, बस क्योंकि वो एक फैशन सिंबल है तो सारे के सारे खरीद लेते हैं। इनफैक्ट बैंड वैगन में सबसे बड़ी चीज तो आपकी फैशन इंडस्ट्री चल रही है। फैशन इंडस्ट्री में आधे ज्यादा चीजें हम लोग खरीदते हैं इसलिए कि भाई हर कोई खरीद रहा है तो ये खरीदना जरूरी है, उस प्रेशर में आके हम करना शुरू कर देते हैं। वो सारा का सारा बैंड वैगन इफेक्ट है। The film is popular, but the reviews may differ. Some friends cheat, but it's still wrong. The plan is praised online, but results matter more. तो हमें यहाँ आसपास भी देखना चाहिए कैसे हमारे बच्चे इन इफेक्ट्स में आ रहे हैं, कैसे उनको सही करना है, इस्लाम की जरूरत क्यों है, और आर्टिकल्स में हमें ऐसे स्टेटमेंट्स क्यों नहीं लिखने हैं कि जिसमें हमारा खुद का कि हम कितने इन्फ्लुएंस है बैंड वैगन में, ये लिखे। इनफैक्ट हमें आर्टिकल्स इस पर्पस के लिए लिखने होते हैं कि भाई आप लोग बैंड वैगन इफेक्ट में हैं, ये चीज ये थॉट आम हो चुकी है, लेकिन ये थॉट गलत है, और ये थॉट गलत इसलिए ताकि हम लोगों का बैंड वैगन इफेक्ट तोड़े अपने आर्टिकल्स के थ्रू, उनका काउंटर आर्ग्यूमेंट दे देके just because everybody believes it, it's not true. So many of our articles should be directed towards curing this bandwagon effect in our in the society. किसी को इसमें कोई डाउट है, समझ आ गया? जी क्लियर कोई है। तो रिस्पॉन्ड करे, सारे सो गए। ओके ओके। बार्नम इफेक्ट। बार्नम इफेक्ट बेसिकली ये होता है कि वेग स्टेटमेंट्स आप लिखते हो, उन वेग स्टेटमेंट, वेग मतलब अनक्लियर सी, बड़ी जनरल सी स्टेटमेंट लिखी होती है, वो स्टेटमेंट का 15 तरीके से इंटरप्रिटेशन हो सकता है। तो पढ़ने वाला जो भी उसका इंटरप्रिटेशन समझता है अपने हिसाब से सब्जेक्टिवली, वो उसको सही मान लेता है, एंड हेंस उसको लगता है कि आपकी स्टेटमेंट सही है, हालांकि आपकी स्टेटमेंट वेग थी, उसका कोई स्पेसिफिक मतलब था ही नहीं। बिलीविंग वेग जनरल स्टेटमेंट्स एज इफ दे वर पर्सनल ट्रूथ्स। ये जैसे हॉरोस्कोप्स होते हैं या एस्ट्रोलॉजी में आपको प्रेडिक्शंस दी जाती है, वो इतनी वेग स्टेटमेंट्स होती है कि हर कोई पढ़ेगा, कहता है हाँ मेरे पर भी अप्लाई हो रही है, मेरे पर भी अप्लाई हो रही है, बिकॉज इतनी जनरल चीज होती है कि हर किसी के पास कुछ ना कुछ तो लाइफ में हो ही रहा होता है जो उस अम्ब्रेला के अंदर आ जाएगा। अगर हमें लगने लगता है कि नहीं नहीं फिर हॉरोस्कोप बड़ा अच्छा होता होगा, ज़ोडिएक साइंस बड़े सही हो रहे होते होंगे। खैर पाकिस्तान में हम गेसिंग ये चीज इतनी आम नहीं होंगी, इंडिया में ज्यादा है, बट ऐसी वेग सी स्टेटमेंट जैसे मुस्लिम्स ऑलवेज यूनाइट, इतनी वेग सी चीज है कि मुस्लिम्स यूनाइट समटाइम्स बट आल्सो फेस डिविजन्स। Floods are Allah's wrath. Floods have natural causes but can also be seen spiritually. Every young person is honest. Many youth are honest but not all equally. Pakistanis are natural leaders. Some Pakistanis show leadership, others need training. All poor people. Actually ये examples अच्छे हैं नहीं. I think ये confusing है, Barnum effect ये होता नहीं है. But चले. All poor people are humble. Some poor people are humble, others are not. इसके मैं आपको अलग से एग्जांपल दूंगी, ये थोड़े से कंफ्यूजिंग है, इसके और ज्यादा क्लियर एग्जांपल्स मैं आपको दूंगी, ये मैंने पढ़े नहीं थे शायद। चलिए, बट आप लोग समझ गए ना कितनी अच्छा, वेग इसकी स्टेटमेंट है। मैं जी इसकी एक एग्जांपल दूं कि जी जैसे बताएं। पेरेंट्स यूजुअली कहते हैं कि वी वांट टू मेक आवर चिल्ड्रन गुड मुस्लिम, हाँ, तो अब वो जैसे गुड गुड, है ना,
अब क्या गुड के अंदर तो 50 डेफिनेशन हो सकती हैं, कोई भी बिलीव कर सकता है दैट आई एम अ गुड मुस्लिम। मेरी अपनी डेफिनेशन के हिसाब से तो मैं भी अच्छा हूँ, आप भी अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं। गुड क्या होता है? गुड की डेफिनेशन कोई ऑब्जेक्टिव है ही नहीं। इस्लाम में या तो आप सही मुस्लिम होते हैं या आप गलत होते हैं। गुड तो कुछ मेरा भी नहीं होता ना, गुड इज अ फीलिंग। आमना इसमें सारे वो एलिमेंट्स आ जाते हैं, वो तमाम टर्म्स जो कि रिलेटिव नेचर के होते हैं। इस तरह हाँ इम्पोर्टेंट है, समथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट टू यू मे नॉट बी इम्पोर्टेंट फॉर मी, something that is एग्जैक्टली। good for you may not be good for me, something that you think is bad I हम्म probably won't find it bad। तो इस किस्म की जो रिलेटिव टर्म्स है ना, जिनमें हम्म पर्सन टू पर्सन डेफिनेशन वेरी कर जाता है, वो वेग किस्म की हम्म स्टेटमेंट। एग्जैक्टली। तो ऐसे स्टेटमेंट हमें अवॉइड करना चाहिए जो बेसिकली मतलब बहुत सब्जेक्टिव हैं, और कभी कभी इमोशंस वाले वर्ड्स भी। भाई एक इमोशन है, हर को इंसान को अलग चीज के ऊपर वो इमोशन ट्रिगर होता है, बट आपने वो इमोशन की भाई स्टेटमेंट दे दी और भाई हर इंसान अपने अपने तरीके से सोच रहा है, उसको लग रहा है हाँ भाई सब सही है, सब सही है। तो इस तरीके के इमोशन मतलब स्टेटमेंट आपने अवॉइड करना है। वर्ड्स वो यूज करें जिसकी डेफिनेशन आपको और रीडर को सेम समझ में आए। वो कैसे आप इंश्योर करेंगे? वो आप या तो डिफाइन करेंगे कि भाई मेरे हिसाब से गुड की डेफिनेशन ये है, आगे से जब मैं गुड यूज करूंगी इस आर्टिकल में इसका मतलब मेरा ये होगा, तब तो खैर आप बता सकते हो, उसको यूज कर सकते हैं। इन जनरल आपने गुड लिख दिया तो सामने वाला क्या समझेगा गुड का क्या मतलब है? तो बैड को भी गुड समझ लेगा ना, तो ऑपोजिट इफेक्ट हो जाएगा उसके ऊपर। तो इसको कहते हैं वार्निंग इफेक्ट। वेग जनरल सी बातें नहीं करनी, स्पेसिफिक प्रिसाइज एक्यूरेट बातें करनी है। आगे बढ़ते हैं। कितना टाइम हो गया नया? कैन वी कंटिन्यू? Yeah, it's 7 o'clock Pakistan time. इंडिया में शायद ओके, 7:30 हो रहे हैं, और 1 घंटा हो गया, ठीक है। 1.5 घंटा हो तो गया चलिए, एक्चुअली। 1:30 हो गया। चलिए इसको स्टॉप करो। हमारे पास 2 ही बचे हैं, एक्चुअली हो गया, बस 2 बचे हैं, जस्ट कंप्लीटेड। जी जी, आप ये कर लें, कोई मसला नहीं जी। ओके। एंडाउमेंट इफेक्ट, वैल्यूइंग समथिंग मोर जस्ट बिकॉज इट इज योर्स। कोई चीज क्योंकि आपकी है तो आपको लगता है कि उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। Our political system is perfect because we made it. Our cricket team is best because it is ours. Our city is best because even with poor facilities हमारी तो best है भाई। Our policy is great because it is local. Our old traditions are superior only because they are ours। मतलब कोई चीज जो आपकी है, आपके लिए ज्यादा वैल्यूबल है, ठीक है, वो आपकी पर्सनल बात है, बट किसी और को ये पिच ना करें, किसी और को इस बात पे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ना करें, बिकॉज सामने वाला अगर मान लेगा कि आपको तो पता है ना कि आपकी, इसलिए आपको वो चीज ज्यादा लग रही है, बट उसको अगर आप एज अ ट्रूथ स्टेटमेंट अपने आर्टिकल्स में या कहीं पे भी लिख के देंगी सामने वाले को, और उसके ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़ गया, तो इट विल बी क्वेश्चन फॉर दैट, राइट? तो एक सही तरीका तो ये होता है कि भाई मेरा घर वाले मेरे ये वो सबसे इतने, मेरा बेटा तो सबसे अच्छा बाकी का बेटा भले ही उसमें हजार प्रॉब्लम हो, लेकिन क्योंकि मेरा बेटा है तो उसमें तो कोई खामी है ही नहीं। और ये तो कितनी कॉमन बात है ना कि भाई मेरी बेटी सबसे बेहतरीन है, मेरा बेटा सबसे अच्छा, ये तो बहुत ही आम है। आर सिस्टम इज लोकल बट स्टिल नीड्स इम्प्रूवमेंट। हमें एक बैलेंस ये होना चाहिए अपनी चीजों के बारे में भी कि भाई ठीक है, ऐसे कुछ अच्छी क्वालिटीज है लेकिन बुरी क्वालिटीज भी हैं, तो यू शुड हैव अ बैलेंस बिलीफ अबाउट इट। Our system is local but still needs reform. Yeah, we value our team, but the results matter. We love our city, but it has service problem. The local policy is ours, but must be judged. Basically, जब आप अपनी चीज को इतने ज्यादा हाई वैल्यू कर लेते हैं और आपको उसके अंदर कोई गलतियां दिखनी बंद हो जाती हैं, तो आप उसको इम्प्रूव भी नहीं करते ना। आपको लगता है कि भाई ये मैक्सिमम स्टेट पे ऑलरेडी पहुंच चुका है, उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, तो यू स्टॉप इम्प्रूविंग समथिंग जस्ट बिकॉज ये ऑलरेडी आपने उसको ऑलरेडी क्लीन चेक दे रखा है कि एक्सीलेंट का टैग दे रखा है। ट्रेडिशंस आर वैल्यू बट नॉट ऑल ऑफ देम आर सुपीरियर और राइट और करेक्ट। ये होता है एंडाउमेंट इफेक्ट। ओके, लास्ट पेसिमिज्म बायस। ये भी बहुत कॉमन है बिकॉज हम एज अ नेशन इंडिया पाकिस्तान में हमें सिनिकल, स्केप्टिसिज्म, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। उसके खैर वजूहत भी है, लेकिन इतनी ज्यादा है और उसी नेगेटिव लेवल से हम हर चीज देखना शुरू कर देंगे तो अगेन इसमें भी यही प्रॉब्लम होगी। जब आपने हर चीज को इतना बदतरीन समझ लिया है कि आपको लगता है कि उसमें कोई स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है ही नहीं, तो वहां पे भी आप उसको इम्प्रूव करना नहीं नहीं करते हैं। एंडाउमेंट इफेक्ट में इतना अच्छा है कि उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, और पेसिमिज्म बायस में इतना बुरा है कि इम्प्रूवमेंट उसमें हो नहीं सकता। दोनों ही एकदम एक्सट्रीम ऑपोजिट्स हैं, दोनों में नहीं रहना, दोनों ही बायसेस है। इसमें क्या होता है कि आप हमेशा ही वर्स्ट आउटकम्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हो किसी भी चीज का। दिस रिफॉर्म विल फेल लाइक ऑल दी अदर्स। आवर यूथ विल ऑलवेज रन अवे अब्रॉड। पाकिस्तान कैन नेवर compete internationally.
करप्शन विल ऑलवेज स्टे नो मैटर व्हाट, इवन इफ वी ग्रो एनिमीज विल डिस्ट्रॉय अस। मतलब इतनी, एक तो ये एहसास कमतरी भी है ना हमारे अंदर, इतनी लो सेल्फ एस्टीम है कि कोई, मतलब हम अपने आप को बिल्कुल ही जीरो से मल्टीप्लाई करके बैठे होते हैं, या किसी भी चीज को जिसको हम नेगेटिवली बहुत ज्यादा देख रहे हो। तो अगेन इसको भी हमें सेल्फ एस्टीम रेज करनी है, आईक्यू रेज करना है यूथ का अपने आर्टिकल्स के थ्रू। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे भाई जितना है उतना बोलो, जबरदस्ती उसमें एडिशनल इमोशन डाल के उस चीज की जो पोटेंशियल है उसको भी तो नहीं खत्म कर देते ना। जैसे अब ये पैक्ट हुआ है भाई, हमें पता है कि हमारे मिनिस्टर बहुत ज्यादा करप्ट हैं और सऊदी के साथ करप्ट, वो भी करप्ट है। लेकिन जो पैक्ट हुआ है उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई आप देखेंगे तो आप उसको यू कैन ब्रिंग इट इनटू रियलिटी। आप प्रेशर डाल के उनसे सही काम करवा सकते हैं, कुछ तो पोटेंशियल है ना उसके अंदर, उसको हार्नेस करें, उसको चैनलाइज करने के लिए आर्टिकल्स दिखे, उसको उसको इतना बढ़ावा दें कि भाई इट बिकम्स अ रियलिटी। अगर उसकी नेगेटिविटी को ही आप रीइंफोर्स करते रहेंगे तो जो भी पोटेंशियल है वो भी खत्म हो जाएगा ना उसमें। और ये हम अपने बच्चों के साथ भी करते हैं। अपने बच्चे में हमने अगर जैसे एंडाउमेंट इफेक्ट में तो हम उसकी इतनी तारीफ करेंगे, इतनी तारीफ करेंगे, कोई एफर्ट नहीं डालेगा जिंदगी में कि भाई मुझे सब कुछ तो है, क्या जरूरत है मुझे कुछ एफर्ट डालने की। और अगर हम उसको इतना नेगेटिवली बोलते रहेंगे ना, कभी कभी इतना डांटते हैं अपने बच्चे को, इतना नीचे देखते हैं, इतना कि तुम गधे हो, तुम काम नहीं करते, तुम मेहनत नहीं करते, तुम होमवर्क नहीं करते, ये नहीं हो रहा तुमसे, वो नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, इस तरीके के जब हम डांटते रहते हैं ना, तब भी सामने वाला एकदम ही मतलब और ये रीजन है, इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस क्योंकि हमारे माशरे में हुई है, दैट इज द रीजन वी हैव सच लो सेल्फ एस्टीम। हमारे स्कूल्स में, कॉलेज में, हर जगह ये हमें इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, हद से ज्यादा, इतनी की जरूरत भी नहीं है। कोई भी चीज आप बैलेंस से ज्यादा करेंगे तो उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा, उसकी वजह से आप आउटकम खराब कर रहे हो उसका। ओके, सम रिफॉर्म्स फेल्ड बट अदर्स may succeed. Some youth go abroad, but many also serve at home. Pakistan faces challenges but can compete in some areas. Corruption is tough but can be reduced. Enemies exist, but strong planning can protect growth. ठीक है, ये दोनों सब आपने कर लिए। अब इसको हमें, दिस इज अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, अब हमें इसको ढूंढना है रिटन पैसेजेस में। तो उसके आगे एक्सरसाइजेस है जो आप लोग के साथ शेयर करूंगी। 4-5 एक्सरसाइज मैंने यहाँ दिए, एक आध मैं वर्कशीट भी शेयर करूंगी। इसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी बायस है, क्यों है वो बायस। ये अगर आप लिखेंगे ना खुद अपने लिए, व्हाई इज इट अ बायस, तो आपकी मतलब बेसिकली ब्रेन वायरिंग होती है। कोई भी नई स्किल आप सीखते हो तो यू हैव टू, जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, और लिखने से बेहतर कोई प्रैक्टिस होती नहीं है थॉट बिल्डिंग की, तो वो नहीं करोगे आपका ब्रेन वायर नहीं होगा, इट विल नॉट ऑटोमेटिकली एक बार जब आप सीख जाते हो ना ये बायसेस की स्किल, तो नेचुरली आपका जहन, भले ही आपको ये बायस का नाम, लेबल क्या है वो ना पता हो, बट यू कैन टेल इट इज बायस एंड व्हाई इट इज अ बायस। आप खुद ही ऑटोमेटिकली क्रिटिकल थिंकर ओवर टाइम बन जाते हो। 1 महीने आप उसके ऊपर मेहनत कर ले, यू विल लर्न द स्किल। अब ये पैसेज है, पाकिस्तान हैज साइंड द सऊदी पैक्ट and now no problem will remain. Our youth will be the smartest in the world and the West is jealous because Pakistan is the only perfect country. बताएं आप लोग उसमें क्या क्या बाय स्पॉट कर पाए? Who wants to attempt? Now no problem will remain. हाँ, ये जो सेकंड सेंटेंस है कि now क्या no why problem why will tell me remain, why? मतलब इसको मेरे ख्याल से ओवर जनरलाइज कर लिया है कि अब कुछ भी नहीं प्रॉब्लम आएगी हमें क्योंकि इस फैक्ट के बाद। ओके, आगे बस और बताएं। our youth will be the smartest in the world. This is also again, इसको स्टीरियोटाइप में कह सकते हैं। चलिए, आप लोग लेवल अभी गलत बता रहे हो, एटलीस्ट आपने बायस तो समझी। ये बताएं क्यों है ये बायस? क्योंकि टोटल ओवरऑल सब यूथ को ही स्मार्टेस्ट कह दिया और पूरी दुनिया में, हम्म, और टोटल जी एक तरफ ही सारा झुकाव जो है ना वो चला गया है। जी, और बताएं। एंड द वेस्ट इज जेलस बिकॉज पाकिस्तान इज द ओनली परफेक्ट कंट्री। अगेन हेयर यहाँ पे ओनली परफेक्ट, ये मेरे ख्याल से हेलो इफेक्ट है हम्म, कि आप मतलब पाकिस्तान ग्रुप में बायस भी कह मतलब सकते कोई हैं। ऐसी ग्रुप बायस्ड, ओके, हम्म मतलब अब पाकिस्तान जो एंड है द उसकी वेस्ट सिर्फ इज जेलस। अच्छाइयां ही नजर आ रही हैं। या बिल्कुल बिल्कुल, और द वेस्ट इज जेलस, ये भी बायस है। चलिए इसके आंसर देख ये लेते भी हैं। बात। अच्छा, इसमें लिखे ही नहीं है मैंने, चलो कोई बात नहीं। इसके न्यूट्रल रीराइट कैसे आपको लिखना चाहिए, अगर आपने लिखना भी है कि पाकिस्तान हैज साइंड द सऊदी पैक्ट विच कैन ब्रिंग मेनी बेनिफिट्स, ये तो पोटेंशियल है ना, ये तो हम लिख सकते हैं, लाइक इन्वेस्टमेंट्स एंड एजुकेशन, बट चैलेंजेस सच एज डेथ एंड गवर्नमेंट स्टिल नीड अटेंशन। मतलब दोनों बायस बताए ना कि भाई इससे ये अच्छी चीजें हो सकती है, लेकिन जो हमारी ऑलरेडी पुरानी चीजें हैं
उस पर भी काम होना बाकी है, जैसे डेथ है, हमारा गवर्नमेंट है। विथ प्रॉपर प्लानिंग यूथ कैन इम्प्रूव देयर स्किल्स, तो सबसे स्मार्ट तो नहीं होंगे लेकिन इम्प्रूवमेंट जरूर आएगा। एंड पाकिस्तान कैन ग्रो स्ट्रॉन्गर, सबसे परफेक्ट तो नहीं है लेकिन स्ट्रॉन्ग जरूर हो सकता है। तो ये एक बैलेंस तरीका है लिखने का। एक और पैसेज करके रैप अप करते हैं। पढ़ देती हूँ, आप लोग बताइए क्या क्या आप लोग स्पॉट कर पाए, कितने स्पॉट कर पाए, काउंट करिएगा। पाकिस्तान इज द ओनली ऑनेस्ट कंट्री इन द मुस्लिम वर्ल्ड। All our leaders are brave lions who never make mistakes. After the Saudi pact, our government is already the best in the world. If the pact fails, then Pakistan has no future at all. Western media always lies about us because they are jealous. Even one failed project shows that foreign investment never works here. But since Saudi Arabia invested, every Pakistani decision is now correct. The Prime Minister said everything will succeed, and we don't need to check facts. Just look at Islamabad's clean streets. This proves Pakistan is the cleanest country. Our cricket team also won because people prayed more this year. Truly, no other country can ever match Pakistan's greatness. यार ये तो बहुत ही बच्चों वाला पैसेज था, इसके हर सेंटेंस में बायस है। जिसको लगा कि कहीं भी एक सेंटेंस में बायस नहीं है, वो सेंटेंस बताएं। हर सेंटेंस में 22 है। ये मैंने लिखा है इसलिए बच्चों वाला यहाँ पे इसलिए ताकि आप लोग ये यहाँ पे ये सीख सके कि इसको रीराइट न्यूट्रली कैसे किया जाता है। और बायस क्योंकि बिकॉज वी आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, तो आप लोग स्पॉट कर पाएंगे कौन सी बायस है। पहले ये देख लेते हैं कौन सी बायस है। नेशन बायस, पाकिस्तान इज द ओनली ऑनेस्ट कंट्री। खैर ये हमने पढ़ी नहीं है बट ये नेशनल बायस बेसिकली इन ग्रुप फेवरेट का एक एग्जाम्पल है। इमोशनल बायस, लीडर्स आर ब्रेव लायंस। कंफर्मेशन बायस, आफ्टर द पैक्ट आवर इकोनॉमी इज ऑलरेडी द बेस्ट। अच्छा, ये कंफर्म करना चाह रहे हो ना आप? तो ब्लैक एंड व्हाइट बायस, इफ द पैक्ट फेल्स पाकिस्तान हैज नो फ्यूचर। ब्लैक एंड व्हाइट में या तो ये होगा या तो ये होगा, एक्सट्रीम एक्सट्रीम ऑपोजिट्स। स्टीरियोटाइपिंग बायस, वेस्टर्न मीडिया ऑलवेज लाइज, स्टीरियोटाइप कर दिया। ओवर जनरलाइजेशन बायस, वन फेल्ड प्रोजेक्ट मींस ऑल फॉरेन इन्वेस्टमेंट फेल्स। एक प्रोजेक्ट फेल हुआ मतलब इन्वेस्टमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट ही मतलब बिल्कुल आपने इसको मल्टीप्लाई बाय 0 कर दिया। हेलो इफेक्ट बायस, सिंस सऊदी अरेबिया इन्वेस्टेड एवरी डिसीजन इज करेक्ट। यहाँ पे तो सऊदी अरेबिया ने कर दिया भाई, तो वो तो मतलब आका है हमारे, अब तो सारे ही सही होगा। अथॉरिटी बायस, द प्राइम मिनिस्टर सेड सो वी डोंट नीड टू चेक फैक्ट। भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया तो सही होगा, तो अब तो हमें चेक नहीं करना है। सिलेक्शन बायस, इस्लामाबाद क्लीन स्ट्रीट्स प्रूफ पाकिस्तान इज क्लीनेस्ट। कॉजेशन बायस, क्रिकेट टीम वन बिकॉज पीपल प्रेड मोर। यहाँ पे गलत कॉज बताया आपने। अब ये थोड़ा सा आप लोग को प्रैक्टिस करके ये चीज आप स्पॉट करना शुरू कर दोगे कि कितने मल्टीपल तरीके से। और ये पैसेज में काफी चीजें हमने पहले की थी, उसी को उसने कंबाइन कर दिया हुआ है। न्यूट्रल कैसे लिखते हैं ये भी देख ले। पाकिस्तान हैज स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल इन द मुस्लिम वर्ल्ड, बट लाइक ऑल नेशंस इट फेसेस चैलेंजेस। Our leaders sometimes make good decisions and sometimes they make mistakes. The Saudi pact can help the अच्छा यहाँ पे चलिए खैर, the Saudi pact can help the economy but it is not yet the best in the world. If the pact struggles, Pakistan can still improve through other efforts. Western media sometimes shows bias but some reports are fair. One failed project does not mean all foreign investment fails. Saudi Arabia's investment is a good sign, but Pakistan still needs reforms. The Prime Minister expressed hope, but we should check facts from the experts. Islamabad has some clean areas, but other cities struggle with waste. Our cricket team won through effort and skill, along with support from fans. Pakistan can grow stronger with planning, unity, and faith. अब ये बेसिकली अलग अलग सेंटेंसेस है जिसने उसको एक पैराग्राफ बना दिया। तो ये पैराग्राफ का एक आइडियल एग्जांपल नहीं है बिकॉज काफी सारे टॉपिक्स एक साथ उन्होंने डाल दिए, बट यू गेट द पॉइंट कैसे आपने अलग अलग चीजों को न्यूट्रल मतलब बायस निकाल के उसको न्यूट्रली लिखना है। किसी को कोई कंफ्यूजन इस पे? अच्छा, यहाँ पे सिर्फ एक आइडिया दूंगी कि देखिए सबसे पहले आपने जो करना है वो ये होता है कि अपना पैसे जब सामने रखें
और उन एरियाज को देखें जहाँ पे आपको बाइसनेस नजर आ रही है। हो सकता है कि आप उसको करेक्टली लेबल ना कर सकें, पहले उनको अंडरलाइन कर लें जहाँ पे आपको अपनी बाइसनेस नजर आ रही है। अंडरलाइन करके उसके बाद पुल आउट द लिस्ट ऑफ बायसनेस एंड फैलेसीज जो आपको भी आमना पढ़ा रही है, उनको उनको अपने सामने उनके नाम रखें और देखें कि आपने बायसनेस तो पुल आउट कर ली हुई है, अंडरलाइन कर ली हुई है, तो देखिए कि कौन सी बायसनेस के साथ वो उसकी बेस्ट बेस्ट डेफिनेशन के साथ किस बायसनेस के साथ मैच करती है। तो फिर उसके आगे वो वाली बायसनेस अपने अंदर लिखें, अपने लिए लिखें कि ये मैंने बाइस्ड सेंटेंस लिख दिया हुआ, और फिर उसको न्यूट्रल फॉर्म में लिखें। तो द बेस्ट वे हाँ, टू फिर उसको डू करेक्ट इज, भी करें। हाँ जी, फिर उसको न्यूट्रल फॉर्म में ना लिखें, वो करेक्ट हो जाएगा। तो वरना पता क्या होगा कि आप जब बैठेंगे ना तो यूल गेट ओवरवेल्म्ड, और आपसे ना काम नहीं हो पाएगा कि ये मुझे पता तो चल गया है कि ये वाली बाइसनेस है, मगर मुझे इसका नाम नहीं आ रहा। सो पहले सिर्फ बाइसनेस अंडरलाइन कर लें, वो आपको नजर आ जाती होती है, और फिर उसके बाद उसको ना मैच करें डेफिनेशंस के साथ। अच्छा, अगर आपको लेबल्स और नाम ना भी याद हो ना तो कोई बात नहीं, अगर आपने आर्गुमेंटेशन वाली लाइन में नहीं जाना तो कोई बात नहीं। अगर आपको लेबल्स नहीं याद है, आपने अपने ब्रेन को ट्रेन करना है कि कहाँ मुझे स्क्यूनेस दिख रही है, कहाँ मुझे टिल्ट दिख रहा है, झुकाव दिख रहा है जो अनजस्ट है। वो एक बार आपके जहन में पकड़ना शुरू हो गया ना, तो नेचुरली आप हमेशा जहां पे भी कोई बायस्ड बात कर रहा होगा आप उसको स्पॉट कर लेंगे, भाई ये बायस्ड बात है, भले ही आपको ये ना पता हो। और लेबल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सीख लें तो बेहतर ही होगा, इट विल बी मोर क्लियर इन योर हेड, और ज्यादा स्ट्रक्चर के साथ आप उसको कर सकते हैं। लेकिन ये डेवलप करना कि कहाँ पे ये बात अनजस्ट है या कहीं झुकी हुई है या कोई ना कोई इसके ऊपर अजम्पशन है, बायस है, ये आपको स्किल देखनी है। बाकी और पैसेजेस हैं, ये आप लोग एज होमवर्क करेंगे, बाकी आगे के एक दो पैसेज ज्यादा बेहतर थे। बस इतना ही है, आई थिंक वी आर डन। इसको भी कर लूँ क्या? वी वांट मी टू डू इट? जरा बताएं आपने। स्लाइड भी शुरू से चला दें यार एक दफा, देख लें कौन कौन सी बाइसेस है। हमने ऑल टुगेदर कितनी बाइसनेस कवर की है? इसमें 17 बायसेस है। ओके, आर वी गोइंग टू पेसिमिज्म, शेयर द एंडाउमेंट। स्लाइड्स? आर वी गोइंग टू शेयर द हाँ, अच्छा स्लाइड? दस लाइन। या या पीपल आर आस्किंग फॉर इट एक्चुअली। ओके, मैं भेज देती हूँ फॉरन फॉरन। ग्रुप बायस, जेंडर बायस, सिलेक्शन bias, causation bias, emotional bias, overgeneralization bias, black and white bias, framing bias, authority bias, halo effect bias, stereotyping bias, and confirmation bias। और bias होती क्या है वो हमने देखी है, क्यों होती है, कैसे उसको पकड़ना है, उसका फॉर्मूला क्या है, ये सारा हमने किया है। वैसे समरी, बाकी वर्कशीट्स में आप लोग को 2-3 भेजूंगी, सो यू कैन स्टार्ट दिस प्रोसेस कि थोड़ी आपको एक स्टार्टिंग मिल जाए। उसके बाद खुद आपने गूगल पे जाना है, और बायसेस बहुत ज्यादा है बाय द वे, मैंने 15-16 आपको पढ़ाई है। अब गूगल पे जाएंगे आपको 200, 300, 400 की लिस्ट निकल आएगी, सारी पता होने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया, आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना है कि वो स्पॉट करना शुरू कर दे कि कहाँ पे ये बात जो है बैलेंस नहीं है। जब आप बैलेंस साथ में पढ़ेंगे ना कि इस चीज को न्यूट्रली कैसे लिखा जाए, तब जो चीज न्यूट्रल नहीं होगी ना, फौरन आपका दिमाग ट्रिगर करना शुरू हो जाएगा कि यहाँ पे बायस है। फिर अब कौन सी है क्या है वो सब तो चलिए चैट जीपीटी गूगल सब आपको बता देगा, बट यू विल डेवलप दिस स्किल। ओ या अब किसी को कोई क्वेश्चंस हो तो पूछे। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, कॉजेशन बायस और फैलेसी में क्या डिफरेंस है? क्योंकि दोनों में ही उसकी भी कॉज अगर फॉल्स हो उसे कहते हैं, फॉल्स और कॉज फैलेसी इज में द भी। फैलेसी। मैं सही कह रही है, इसी उस फैलेसी में ये बायस है, तो मतलब सेम है दोनों। बायस ये है कि आप कॉज गलत बता रहे हो, फैलेसी भी सेम ही है। फॉल्स कॉज एनालॉजी आपने बता वो है शायद, फैलेसी इज द सेम। बायस ओके। इज ऑफ कोर्स कि आप नेचुरली टिल्ट होते हैं, फैलेसी में एक साथ में रीजनिंग एरर भी होता है, वो भी एक रीजन हो सकता है। ओके। बायस तो बिलीफ होती है ना, और फैलेसी हम्म। में लॉजिकल रीजनिंग एरर भी होता है। अच्छा, इसमें ना और एक और क्योंकि चीज इसमें। बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि देखें, जो फैलेसी होती है ना वो एक आर्ग्यूमेंट तक महदूद होती है, और जो बाइसनेस है ना वो आपकी थिंकिंग और कॉग्निशन के साथ रिलेटेड होती है, और आपसे गलत फैसले करवा देती है। ठीक है, तो यस, और दूसरा बाइसनेस ये कि इसमें। गो अहेड आमना। आपके जहन में जो बिलीफ का बॉक्स होता है ना, बहुत सिंपलीफाई कर रही हूँ, कि जहाँ पे आपका अकीदा, आपके प्रिंसिपल, आपकी वैल्यूज वो मौजूद होनी चाहिए, उन जगहों पे बायसेस जाके बस जाती हैं।
और बचपन से बसी हुई होती हैं, और उसको हम जिंदगी में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अगर हमें कॉन्शियसली अवेयरनेस ना हो इन चीजों की, तो हम इसी के ऊपर मरते भी हैं, और बाद में हमारे अकीदे कॉम्प्रोमाइज हो रहे होते हैं इन बायसेस की वजह से। बिकॉज इनको ऑलमोस्ट हम अकीदा मान लेते हैं, बिकॉज हम किसी जैसे अपने रिलीजन पे बिलीव करते हैं, हम अल्लाह पे बिलीव करते हैं, तो उसके पीछे हमें हर चीज का प्रूफ नहीं चाहिए होता। हमने एक दो चीज देख ली, हमें यकीन था, हमारा एक्सपीरियंस था, हम मुसलमान बन गए, तो वी बिलीव एवरीथिंग कि भाई ये वाकई हक की किताब है। लेकिन उसी जुमरे में आपने लोकल चीजें, अपनी कल्चरल चीजें, ट्रेडिशंस, माँ बाप की कही हुई चीजें, ये सारी चीजें आपने डाल ली हैं, और उसकी वजह से आप इनजस्टिस कर रहे हैं दुनिया में, दूसरों के साथ, हर किसी के साथ, ये ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग करके, या थिंकिंग ना करके बेसिकली, या इमोशनल थिंकिंग करके। तो you are causing the injustice in the world without even knowing it, sometimes by knowing it, sometimes not knowing it। बट आप खुद को सेकंड गेस और क्वेश्चन और खुद को डाउट करने की एबिलिटी खो रहे होते हैं, कि नहीं भाई ये बस है, सही तो है, क्यों है मुझे खुद नहीं पता। इसीलिए क्यों पूछना शुरू करें, ये बायस है तो क्यों है ये, दिस इज हाउ यू हैव टू लर्न। इफ यू थिंक समथिंग इज बायस, यू शुड बी एबल टू से व्हाई इट इज अ बायस। उसको आप करेक्ट करेंगे ना, तब आप ये स्किल सीखेंगे। उसको न्यूट्रल लिखना शुरू करेंगे, तब आप ये स्किल सीखेंगे। दैट्स व्हेन यू विल स्टॉप कमिटिंग बायसेस। जी राम, कुछ कह रही थी आप? बस मैं यही कहना चाह रही थी कि हमें अपने अंदर से बायसनेस निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमसे गलत फैसले और गलत इंटरप्रिटेशन करवाती हैं। जैसे मुझे याद है कि साहिल ने हमारी क्लास में बिलीव बायस पढ़ाया था। बिलीव बायस जब टूटता है ना तो बड़ी तकलीफ होती है। बचपन से जब कुछ चीज़ों के ऊपर आपने यकीन करके शुरू की होती है किसी चीज़ के ऊपर, और यकीन करना, मुझे याद है उन्होंने मिसाल दी थी कि रोज़ा बंद किस वक्त करना, खोलना किस वक्त है, और उनकी इंटरप्रिटेशन टोटली डिफरेंट है। और वो अक्सर कहते होते हैं कि पाकिस्तानी जो है ना रोज़ा तोड़ देते हैं। तो वो इट वाज रियली वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। ठीक है, तो इस किस्म के बहुत सारी चीज़ें बिलीफ के तौर के ऊपर हमारे साथ आते हैं, जो कि जब वो टूट जाते हैं तो हमें बड़ी तकलीफ होती है। सो बाइसनेस बेसिकली आपके अपने लिए बेहतर है कि आप अपने अंदर से इस बीमारी को निकाल के फेंक दें। क्योंकि ये आपसे ही गलत फैसले करवाएगी, आपकी ही इंटरप्रिटेशन को मतलब गलत इंटरप्रिटेशन आपको सिचुएशंस की, या कोई वाकयात आपके साथ हो रहे हैं तो गलत आप उनके साथ क्या कहते हैं, गलत इंटरप्रेट करेंगे और फिर गलत फैसला कर देंगे। ठीक है, जी। तो जबकि जो फैलेसी होती है वो बेसिकली लॉजिकल एरर इन रीजनिंग होता है। वो एक ना कॉन्वर्सेशन तक महदूद होती है। मतलब किसी ने आपको एक वक्त में आके कहा कि जी तुम अच्छे टीचर नहीं हो इसलिए तुम अच्छे मैनेजर नहीं बन सकते। अब इन दोनों का कोई आपस में मतलब कोई मिलाप नहीं। मैनेजर की कुछ और क्वालिटीज होती हैं और टीचर की कोई और क्वालिटी। अगर आप में अच्छे टीचर नहीं है तो इसका मतलब जरूरी ये बात सही नहीं है कि आप मैनेजर भी अच्छे नहीं हो सकते ना। इस किस्म की लॉजिकल एररिंग जो आती है ना, वो होती है फैलेसी। सो फैलेसी उतनी डीप नहीं होती, उसका उतना नुकसान नहीं होता। हाँ, आपकी जो है ना क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है अगर कोई आपकी फैलेसी पकड़ लेता है तो। मगर जो और दूसरा ये कि बायसनेस, फैलेसी में क्योंकि अपनी रीजनिंग खराब होती है, सामने वाला अगर आपकी रीजनिंग सही कर देना तो आप मान भी जाते हैं, लेकिन बायस इतनी डीप होती है, आपकी बिलीफ होती है कि सामने वाला आपको करेक्ट रीजन दे भी रहा होता है ना, तब भी आप कोशिश करते हैं आखिरी दम तक कि आपकी बायस मेंटेन रहे, आपकी बिलीफ मेंटेन रहे, और सामने वाले को किसी ना किसी तरीके से उसकी बात को आप डिसमिस कर दें, या अनसुना कर दें, या उसको नीचा दिखा दें, या कुछ ऐसा कर दें। तो इसकी बायस एक बहुत मिसाल ही खतरनाक चीज होती है। डीप, जी जी। हाँ, मैं जैसे एक छोटी सी मिसाल मैं आज अपने स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी, तो मैं उनको बता रही थी कि बाइसनेस इस तरह से होती है कि जैसे हमें ना हमारी फैमिलीज ट्रेन करती हैं। जब हम छोटे बच्चे हैं ना तो हमें बताया जाता है कि जी ये तुम्हारा बहन है, ये भाई है, ये जो भी करें तुमने ना इनका साथ देना है, इनका साथ नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए तुमने इनका साथ नहीं छोड़ना। इसका नतीजा क्या निकलता है? जब हम बड़े होते हैं हम देखते हैं कि हमारी अपनी भाभी के साथ नाइंसाफी हो रही है, लेकिन चूंकि मेरा भाई कर रहा है मैं अपने भाई को गलत नहीं कह सकती। ठीक है, क्योंकि मेरे दिमाग में ये कहता है मेरा भाई तो गलत हो ही नहीं सकता। ये इतने खतरनाक आपसे काम करवा देती है बाइसनेस। ठीक है, क्योंकि हम्म। बचपन से आपके दिमाग में ये चीज डाली गई है कि यू कैन नॉट गो अगेंस्ट योर ब्रदर एंड ऑन योर ओन सिस्टर, नो मैटर व्हाट। ये चीज आप देखें हमारे माशरे में ये चीजें बहुत कॉमन है। पर आपकी मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस क्लास में तुमने ये सिखा है कि जो बचपन में आपकी बिलीफ के बॉक्स में चीजें डाल दी जाती है ना, उसके ऊपर आपके
इमोशन के सिस्टम पूरा सेट हो गया होता है, आपकी हार्मोन की मैपिंग उसके ऊपर हो गई होती है। तो अगर वो किसी कोई चीज टूटता है तो इतना बड़ा आपके इमोशन अंदर केमिकल्स का और इमोशंस का और सीरियसनेस का इतना बड़ा पहाड़ टूटता है कि बड़ा मुश्किल होता है उसको एक्सेप्ट करना। तो हम नहीं करते एक्सेप्ट। तो हमारे अंदर हर किस्म की रेजिस्टेंस आएगी कि अपने बायसेस हम मेंटेन रखें, लेकिन हमें उसको तोड़ना जरूरी है, बिकॉज हम मुसलमान हैं, हमें जन्नत तो जाना है। एग्जैक्टली। और एक राइट, और अब चीज जैसे यहाँ पे बताऊंगी आप, फैलेसी जी जी फैलेसी और बाइसनेस के अंदर फर्क, कि बाइसनेस ना अनकॉन्शियस होती है, आप हाँ। अनकॉन्शियसली बाइस्ड होते हैं। और फैलेसी आप जानबूझ के करते हैं ना, मतलब आप जानबूझ के एक बेतुकी सी बात करते हैं, इलॉजिकल बात करते हैं, हम्म। वो जानबूझ के की जाती है। और बाइसनेस अनकॉन्शियस होती है, इसलिए उसको लोकेट करना भी बहुत मुश्किल काम होता है। एक वो ब्लाइंड स्पॉट इसलिए कि होता है ना, हम ना वो ब्लाइंड, जी हाँ, ब्लाइंड कि स्पॉट होता जो है और बंदा इमोशंस बाइस्ड के होता है साथ उसको ट्रिगर्ड कभी होती है। अपनी बाइसनेस नजर नहीं आती। हाँ। फैलेसीज तो आपके आपके फ्रंटल लोब आई एम की सॉरी बात आई होती है ना, मिस। जो आपका थिंकिंग ब्रेन होता है। कोई बात नहीं। जो आपका थिंकिंग ब्रेन है ना, थिंकिंग ब्रेन आपसे आपसे फैलेसीज करा रहा होता है, लेकिन आपकी बायसेस सिर्फ थिंकिंग ब्रेन के ऊपर असर जरूर करती है, लेकिन वो आपके इमोशंस के अंदर आती है, और इमोशन के पीछे आपकी साइकोलॉजी के पीछे आपकी केमिस्ट्री के पीछे आपकी फिलोसफी, आपकी बिलीफ, वहां तक अंदर तक इसको उसकी जड़ें जा रही होती है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जैसे अगर बचपन में, एक और एग्जांपल सर ने हमें बताया था कि अगर बचपन से कोई लड़की जैसे थोड़ी सी अगर सब गोरी नहीं है, हल्की सी काली है, या कुछ घरों में हमारी दादियां नानी, अब तो खैर मुश्किल है, लेकिन वो बचपन में सुनती हैं कि यार तुम कितनी मनहूस हो, जितनी बार तुम आती हो तुम ये हो जाता है वो हो जाता है। अगर आपने बार बार, कोई एक फर्द भी आपके घर पे ना आपको बार बार मनहूस 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 कह रहा हो, दिन में 4 बार, या रोज आप सुन रहे हो, या एक या दो लोग से सुन रहे हो, तो आपके बिलीफ के अंदर हो जाता है। तो बड़े आप जब 40-50 साल के भी हो जाए ना, और आपके पास दुनिया के सारे प्रूफ्स आ जाए कि भाई मैं मनहूस नहीं हूँ, मैं एक्चुअली लकी है, मेरे मेरे मुझसे मुझसे भी बरकत के काम होते हैं या कुछ भी, लेकिन वो इतनी बड़ी आपकी बिलीफ है कि आप हमेशा सबकॉन्शियसली एक एहसास कमतरी में रहोगे, आपका सेल्फ एस्टीम डाउन रहेगा। आप हमेशा ये मानते रहेंगे, अंदर से एक आपका एक केमिकल, एक कोर्टिसोल का बर्स्ट आपके अंदर आते रहेगा कि भाई मैं कितनी मनहूस हूँ, मैं कितनी मनहूस हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने बचपन में सुन लिया था, उसको इतनी बार रिपीट हुई थी वो बात, कि मैं उस चीज को इतना सीरियसली लेती हूँ, आई कैन नॉट ब्रेक इट। तो इन चीजों को भी हमें ब्रेक करके बाहर निकलना है कि ये कौन से सुपरस्टिशन में हम आके फंस गए, कैसे हम अपनी बिलीफ को क्वेश्चन नहीं करते, कैसे हम अजम्पशंस के साथ जिंदगी में चलते रहते हैं, क्यों हम थिंकिंग नहीं करते। तो इस लेवल की चीजें होती है ये, और कितना हम नुकसान करते हैं इसकी वजह से, अपने साथ भी दूसरों के साथ भी। ओके, एनीथिंग एल्स, किसी ने कुछ कहना है? क्या हम किसी जी। सामने वाले की बायसनेस को भी खत्म कर सकते हैं? जैसे अभी हम बिल्कुल, बात आप कर उनको रहे हैं कि हम बताएंगे अपने ना। बायसनेस को, सही। हाँ, लेकिन वहां से रेजिस्टेंस जरूर आएगा। तैयार रहिएगा, अपना एग्जिट प्लान बना के रखिएगा। कभी कभी सामने वाले को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो हमेशा रिएक्शन देगा, हम्म। और आपको इमोशनल रिएक्शन देगा। लेकिन यस, ऑफ कोर्स, हमारा काम ही यही है। हम दावत के काम में तो हर मुसलमान आया है ना। तो दावत का काम बेसिकली ये है कि सामने वाले की गलत बिलीफ को सही बिलीफ के ऊपर लेके आना। तो बिलीफ भी तो बायस, उसमें कितनी बायसेस हैं, वो बायसेस एक एक करके आप चुन के निकालेंगे, तब उनकी बिलीफ सही करेंगे। तो ये काम तो आपने करना है। इसलिए अपने आर्टिकल्स में इंश्योर करें कि जो चीज आप कहें उसमें तो पहले बायस खत्म करें। दूसरों की बातों में बायस क्यों है, उनको बहुत ही अच्छी तरीके से, नर्म तरीके से, एहसन तरीके से समझाने की कोशिश करें कि भाई ये जो आप सोच रही हैं इसके पीछे ये देखिए फैक्ट्स है जो आपने इग्नोर कर दिए, या इसके ऊपर ये बैकिंग नहीं है, या ये अजम्पशन है। उनको भी पॉइंट आउट करें ना कि क्यों ये बायस है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बार बार अपने सेंटेंस में या ये सोचें कि क्यों ये बायस है। पहले तो लेबल करें कि बायस है और क्यों है, फिर उसके बाद ढूंढें कि भाई अच्छा कौन सी बायस है, दैट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट क्यों ये बायस है और उसको सही कैसे करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इम्पोर्टेंट थिंग ये भी है कि हमें सबसे पहले अपने अंदर से ये चीजें निकालें, और फिर जैसे सूरह तहरीम की आयत है, मफहूम बता रही हूँ, बचाओ अपने आप को और अपने अहले खाना को जहन्नुम की आग से। तो कहते हैं ना, थिंक ग्लोबली बट वर्क लोकली। तो सबसे मतलब बड़ी सोच रखें, दुनिया की उम्मत के लेवल पे सोचें, लेकिन अपनी लोकल पहले काम शुरू करें ना, फैमिली के अंदर। तो अपनी फैमिली में पहले तो सब ये बाइसनेस खत्म करें, ठीक है। और उनको ऐसे तरीके से समझाएं कि भाई ये बात जो है ना, ये मुनासिब नहीं है, दीन नहीं मानता हमारा इसका, ठीक है। तो फिर आहिस्ता 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 इंशाल्लाह हम उम्मीद अल्लाह से करते हैं, हमारी एफर्ट होती है, अल्लाह कबूल करने वाला है, तो ये खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। जजाकल्ला। मैं मुझे तो बहुत आपकी बातों से फायदा हुआ है। हाँ, मैं टेक्निकल बातें आपकी नहीं समझ सकी, कुछ ऐसी जो आपने बायसेस की थोड़ी बताई हैं,
उनकी इकसाम बताई आपने कि ये बायसेस होते हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि जो आपने एंड पे बात किया ना कि इससे हमारे फैसलों के ऊपर असरअंदाज होते हैं हमारे डिसीजन। हाँ, वो मुझे भी लगता है कि मेरे बहुत सारे डिसीजंस जो है ना वो मेरे बायसनेस की वजह से असरअंदाज हुए हैं मेरी जिंदगी में। तो लेकिन हाँ, अब मैं इसके बारे में कॉन्शियस हो गई। बहुत अच्छे आपने पॉइंट्स बताए, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह फीक। अच्छा, मैं इसकी ना वर्कशीट्स वगैरह आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स सही रहा, आप लोगों ने उसके ऊपर किया है, फीडबैक किया, तो वील ट्राई एंड अरेंज अनदर सेशन। उस पे हम फैलेसीज भी आप लोगों को कुछ सिखा देंगे ताकि आपकी राइटिंग में फैलेसीज भी आप अवॉइड कर पाए। बट इसके बाद होमवर्क चाहिए होगा। हमारे ग्रुप पे इतना एक्टिव नहीं है, लोग भी कितने इन्होंने अभी ज्वाइन किया, आई डोंट नो। सो वी हैव टू मैं बी एंगेजिंग। एक और इस पर बात, आप लोग अपना एक छोटी सी जी जी बात मैं कहना चाहती हूँ कि आप ना थोड़ा सा राइटिंग सिखाएं, क्योंकि मुझे तो राइटिंग बिल्कुल, यानी मैं लिखती तो हूँ लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं उनको अपनी थॉट्स को कैसे एक उसमें लेकर आऊं कि वो वर्ड्स में कैसे उनको कन्वे करूं। थोड़ा सा वो भी सिखाएं, क्योंकि ये तो ठीक है हम राइटिंग को जज करना सीख रहे हैं या अपनी राइटिंग को या किसी की भी, लेकिन खुद हमने लिखना कैसे है मुझे तो ये भी नहीं